आज इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड अस लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो चीज़ें हमको घेरती हैं हमारे चारों तरफ, जैसे उसमें लिविंग हो गई, नॉन लिविंग हो गई, ये सब एनवायरनमेंट है। इसमें शामिल है एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में आती हैं। तो जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन और पोल्यूशन की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है। अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में। तो इसमें पहला है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जो चीज़ें लिविंग होती हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स और अलगी आएंगे। कंज्यूमर्स में एनिमल्स और ह्यूमंस आएंगे। और डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंगाई, ये सब चीज़ें आएंगी। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें नॉन लिविंग चीज़ें आएंगी, जैसे हो गया एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। अब जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी की वजह से इकोसिस्टम बनता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट आ जाएगा, पॉन्ड्स यानी कि तालाब आएंगे, डिजर्ट यानी कि मरुस्थल आएंगे, ओशियंस समुद्र आएंगे, और ग्रासलैंड यानी जो घास के मैदान होते हैं, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम में आएंगी। अब बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो इसमें जो चीज़ें मैन मेड होती हैं यानी आदमियों द्वारा बनाई गई वो आती हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड यानी जो धान के खेत हो गए, ये सब हुई, एक्वेरियम हो गया, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे। अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो इसमें पहला है प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें आएगा जैसे ग्रीन प्लांट्स और अलगी, तो ये सब प्रोड्यूसर्स में आते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाने का काम करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। अब जानते हैं कंज्यूमर यानी कि हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इसमें हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब होता है जो घास या पेड़ पौधे खाते हैं, उनको हार्बीवोरस कहते हैं। जैसे कि डियर हो गया, रैबिट हो गया, ये सब हार्बीवोरस में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें कार्निवोरस आएंगे, यानी ये हार्बीवोरस को खाने का काम करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फॉक्स हो गया, तो ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। टर्सरी कंज्यूमर की बात करेंगे ईट अदर कार्निवोरस। तो ये कार्निवोरस को खाते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, ईगल हो गया, तो ये सब टर्सरी कंज्यूमर में आएंगे। और ओमनीवोरस यानी कि जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाने का काम करते हैं, उनको ओमनीवोरस कहते हैं। तो ओमनीवोरस में ह्यूमंस यानी कि मनुष्य आएगा, बियर, ये भालू जो है ये भी ओमनीवोरस में आता है। अब इसमें बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। तो डीकम्पोजर्स जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो आएंगे इसमें, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो इनका काम होता है ये डेड प्लांट और एनिमल्स को डीकम्पोज करने का काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को फिर से सॉइल में मिलाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं फूड चैन की। तो ये फूड चैन शो हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इसका मतलब हुआ कि फूड चैन हमको शो करता है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होते हैं। का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो जैसे ग्रास हो गया, ग्रास को खाएगा ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा ईगल। द एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शन, यानी जो एनर्जी का फ्लो होता है केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे सन से आएगा प्लांट में, प्लांट से आएगा एनिमल में, और एनिमल से ये डिकम्पोजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा एनर्जी। अब बात करते हैं फूड वेब की। व्हेन मैनी फूड चैन्स आर इंटरकनेक्टेड इन एन इकोसिस्टम दे फॉर्म फूड वेब। जब बहुत सारे फूड चैन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसको फूड वेब कहते हैं। इट शोज हाउ ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट। तो यह दिखाता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं। तो अब जानते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में, यानी एनर्जी फ्लो कैसे कैसे होता है उसके बारे में।
सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी, ये मेन सोर्स है एनर्जी का। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी हरे पेड़ पौधे, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती है। ओनली अबाउट 10% इज पास्ड ऑन नोन आज 10% लॉ। तो केवल 10% एनर्जी ही पास होती है, इसको 10% लॉ कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। तो ट्रॉपिक लेवल 1 में आएंगे प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स। ट्रॉपिक लेवल 2 में आएंगे हार्बिवोरस। ट्रॉपिक लेवल 3 में आएंगे स्मॉल कार्निवोरस। और ट्रॉपिक लेवल 4 में आएंगे लार्ज कार्निवोरस। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल। जो एनर्जी फ्लो है केवल एक ही डायरेक्शन में होगा और इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं डीकम्पोजर्स रोल के बारे में। डीकम्पोजर्स का काम क्या होता है। तो डीकम्पोजर्स का काम होता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट और जो डेड बॉडीज होती हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। रिलीज न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल, यानी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होता है उसको सॉइल में फिर से ये मिलाते हैं। मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। विदाउट डीकम्पोजर वेस्ट वुड पाइल अप एंड न्यूट्रिएंट्स वुड नॉट रिसाइकल। तो बिना डिकम्पोजर्स के न्यूट्रिएंट रिसाइकल नहीं हो पाएंगे। जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगी। अब जानते हैं ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। ओजोन लेयर के बारे में, उसका डिप्लेशन कैसे हो रहा है। तो ओजोन लेयर फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाई जाती है। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं उनको ये एब्जॉर्व करने का काम करती है और इससे जो है लाइफ सेविंग का काम ये करती है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं बहुत ही हानिकारक होती हैं। जब ये हमारे स्किन पे डायरेक्टली पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन का डिप्लेशन कैसे होता है। तो केस्ड बाय केमिकल्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन का डिप्लेशन मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है जी। ये मोस्टली रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज होती है। डिप्लेशन लीड्स टू इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो डिप्लेशन से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी। और इससे क्या होगा कि स्किन कैंसर, आई डैमेज और इससे प्लांट और एनिमल में हार्मफुल इफेक्ट आएंगे अगर ओजोन प्रेजेंट नहीं रहेगी तब। मेजर्स टू प्रोटेक्ट ओजोन, यानी हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं ओजोन को प्रोटेक्ट करने का। तो बैन यूज ऑफ CFC को बैन करना चाहिए। जो गैस यूज होती है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में, तो ये ओजोन डिप्लेशन का काम करती है, तो इसको बैन करने का काम करना चाहिए। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में हुआ था। ये ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड ही था कि कैसे ओजोन डिप्लेशन को रोका जाए। अब जानते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में। वेस्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है जिसको ब्रोक डाउन कर सकते हैं, यानी जिसको तोड़कर उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे फूड वेस्ट हुआ, पेपर हुआ, प्लांट्स हुआ, तो ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं कैन नॉट बी डिकम्पोज, जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लास, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो अब जानते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, यानी कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। तो पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो ज़मीन पर पानी में इससे ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है। इंटर्स फूड चेन एंड कैस कॉसेस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो ये इंटर कर जाएगा फूड चेन में अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा, जिससे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा। अब जानते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड, DDT, मर्करी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। इसका मतलब हुआ कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड हो गया, DDT हो गया, मर्करी, तो ये हर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज हो जाएंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे ये सबसे पहले वाटर में आएंगे, वाटर से फिर अलगी में जाएंगे, अलगी से फिर ये स्मॉल फिश में ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद बिग फिश में ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद लास्ट में ह्यूमंस में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन कीप्स इंक्रीजिंग अपवार्ड, तो जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ये इंक्रीज करता जाएगा।
अब जानते हैं कि एनवायरनमेंट को सेव कैसे किया जा सकता है। तो इसमें पहला है रिड्यूस, यानी यूजलेस, कम यूज करें। अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, तो हमको प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना चाहिए, इससे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफ़ेक्ट आते हैं। रीयूज, यूज आइटम्स अगेन, यानी कि जो आइटम हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम फिर से यूज करें, तो इससे जो है ये पोल्यूशन कम होगा, इससे एनवायरनमेंट को हम लोग सेव कर सकते हैं। उसके बाद है रिसाइकल, तो कन्वर्ट वेस्ट इनटू यूजफुल मटेरियल, जो वेस्ट होते हैं उनको हम यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करके रिसाइकल कर सकते हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको हम लोग कंपोस्ट यानी कि खाद बना सकते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर में काम आ जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांट लगाने चाहिए और वाटर को कंजर्व करना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को हम लोग सेव कर सकें, उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकें। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।